पिछले भाग में आपने सुना कि हादसों की मार से टूनामी पैसों के भूते साफ साफ बच निकलती है और कंपनी से मिले 3 करोड़ रुपयों से दिवंगत पार्थ की लिव इन पार्टनर इंदु अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरलियां मनाने एक 5 सितारा होटल में जाती है, जहां अगले दिन उसकी और उसके प्रेमी की पार्थ भाटिया की तरह नुची हुई लाश मिलती है। अब आगे। आगरा आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में वैसे तो भीड़ रहती थी, पर जून जुलाई के समय यही भीड़ दोगुनी हो जाती थी। नए शैक्षणिक सत्र में उतने ही नए लड़के लड़कियां एडमिशन लेने आते जितने की अध्ययनरत होते थे। जून की तपती दोपहर में फोटोकॉपी करवाते और फोटो सिग्नेचर करते करते सौरभ आज पगला सा गया था। मैं दिन भर से खाली पेट सौरभ हर हाल में सभी खाना पूर्ति आज ही करना चाहता था, क्योंकि उसके साथ एडमिशन करवाने आए पापा को बमुश्किल एक ही दिन की छुट्टी ऑफिस से मिल पाई थी। अब सौरभ का एक और आखिरी काम शेष था, जो था फीस और कॉशन मनी के बाउचर भरकर एडमिशन सेंटर के घनी घनी मूंछों वाले बाबू को सुपुर्द करना, जो उसने जल्दी जल्दी कर लिया। सेंटर से मिली पावती पापा को थमाकर सौरभ ने कहा, पापा एडमिशन का काम तो यहाँ पूरा हुआ, चलकर एक अच्छा सा रूम और रहने को देख लेते हैं। अब जल्दी सौरभ जब एडमिशन की प्रोसेस कर रहा था, तब तक उसके पापा बड़े बड़े डग भर के कॉलेज का एक चक्कर लगा चुके थे। इसलिए उन्हें मालूम था कि यहाँ लड़के और लड़कियों के अलग अलग बहुत बड़े बड़े हॉस्टल भी हैं। सौरभ की बात का उन्होंने सीधा सपाट जवाब दिया कि बेटा यहाँ हॉस्टल ले लो, आने जाने का समय और पैसा दोनों बच जाएगा। पर सौरभ ने उन्हें मना कर दिया कि उसको हॉस्टल में नहीं रहना, क्योंकि उसने हॉस्टल की रैगिंग वाली काफी कहानियां सुनी हुई थी। कुछ ही दिन पहले 12वीं पास किया सौरभ अभी दिल से थोड़ा कमजोर था, पर दिल का एकदम साफ था। अपने लाडले बेटे की जिद को तरजीह देते हुए पापा तैयार हो गए। सौरभ और उसके पापा कॉलेज से कुछ दूर एक कॉलोनी में रूम ढूंढते हुए चले जा रहे थे। वैसे तो कॉलेज शहर से दूर निकलकर बना था और उसके आसपास केवल काम चलाऊ ही बस्ती थी। आखिर में एक जगह आकर सौरभ की नजर और पैर दोनों ठहर गए। उसने उंगली दिखाकर कहा कि पापा वो देखो, वहां कमरा किराए पर देना है लिखा है। अब सौरभ ने आगे बढ़कर डोर बेल बजाई और पापा उसके साथ वहीं खड़े हो गए। वो मकान एक आलीशान बंगले की तरह था, जो एकदम उजड़ा सा था। ऐसा लगता था कि वर्षों से ना उसमें रंगाई हुई थी और ना ही घिसाई। कुछ देर बाद किसी ने दरवाजा खोला और दोनों लोगों को भीतर आने के लिए कहा। मकान की मालिक एक 30 वर्षीय महिला थी, जो देखने में एकदम आकर्षक और भरे पूरे यौवन की स्वामिनी थी। उन्होंने सलवार कुर्ता पहना हुआ था। उनका नाम शैलबाला था। मकान में काफी कमरे देखने के बाद सौरभ को बालकनी पर बना एक बड़ा कमरा पसंद आ गया, लेकिन उसका मासिक किराया कुछ अधिक था। इसलिए फिर आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखकर सौरभ मन मारकर एक छोटा सा दूसरा कमरा ले लेता है। पापा शैलबाला को पगड़ी के पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि जैसे ही 1 महीना हो जाएगा सौरभ आपको महीने का किराया दे देगा। शैलबाला उनकी बातें सुनकर कहती है, अरे भाई साहब, पैसा कहाँ भागा जा रहा है। मेरी मानिए, यदि कोई वैसी समस्या है तो ये अग्रिम पैसे भी जरूरी नहीं है कि नहीं? जीवन है ही कितना, अगर यही पैसे पैसे में लगा दिया तो फिर काहे की इंसानियत है कि नहीं?
शैलबाला की बातों ने सौरभ और उसके पापा को प्रभावित कर लिया। शैलबाला दिल की बहुत अच्छी थी। कुछ देर के बाद सौरभ के पापा ने शैलबाला से पूछा, इतने बड़े घर में और कोई भी नहीं रहता? शैलबाला उनका इशारा एक बार में समझ गई और थोड़ा भावुक होकर बोली, भाई साहब क्या बताऊं आपको, होनी थी हो गई, भरी जवानी में मैं विधवा हो गई। वहां एक तस्वीर की ओर इशारा करके बोली, ये मुझे पिछले वर्ष छोड़कर दुनिया से अलविदा हो गए। कोई औलाद भी नहीं थी, बस मैं अकेली हूँ तब से। सौरभ ने गौर से देखा तो शैलबाला की मांग खाली उजड़ी सी थी। शैलबाला को दुखी देखकर सौरभ के पापा ने बात पलट कर कहा कि सौरभ को अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा, कोई अच्छी मैस वगैरह है आपकी नजर में तो बताइए। तभी सौरभ बीच में ही बोल पड़ा कि पापा मैं खाना खुद से बनाऊंगा। शैलबाला चमकती आंखों से उसे देखने लगी और फिर अपने सर को उसके पापा की तरफ घुमाकर बोली, सही कह रहा है ये भाई साहब, आजकल बाहर सब मिलावटी मिलता है, जाने क्या खिलाए। फिक्र तो हमें है क्योंकि बच्चा हमारा है कि नहीं भाई साहब। शैलबाला की बातों ने सौरभ को तो खुश कर ही दिया और अब पापा भी बच्चे की फिक्र वाली बात से मोहित हो गए। कुछ देर बाद शैलबाला ने दोनों को अच्छा चाय नाश्ता करवाया। शाम वैसे भी हो चुकी थी और 8 बजे सौरभ के पापा की गाड़ी थी, तो कुछ देर के बाद वो सौरभ को रूम दिलवाकर घर वापस चले गए। सौरभ ने पापा के जाते ही जल्दी जल्दी अपना रूम जमाना शुरू किया। उसके रूम से लगे हुए 5 और कमरे भी थे, जिनमें एक शैलबाला यूज कर रही थी। वो उनका गेस्ट रूम था जो बहुत साज सज्जा युक्त था, पर उन 5 कमरों में एक कमरा जो आखिरी में था वो बंद था और उसमें एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। सौरभ को रूम जमाते हुए 2 घंटे हो गए, तभी उसे याद आया कि उसके रूम में लगा पंखा तो जाम है। उसने शैलबाला को आवाज लगाई, आंटी आंटी। कुछ देर बाद नाइट गाउन पहने शैलबाला आंखें मलते मलते उसके कमरे में आई। क्या बात है सौरभ, क्यों आवाज दे रहे थे तुम? आंटी वो फैन काम नहीं कर रहा और गर्मी तो आप देख ही रही हो, सौरभ ने तपाक से कह दिया। अरे हाँ ये तो जाम है, कल इलेक्ट्रिशियन से बोल के दिखवाती हूँ। तुम ऐसा करो आज रात गेस्ट रूम में सो जाओ, वहां तुम्हें गर्मी जरा भी नहीं लगेगी, शैलबाला ने कहा। कुछ देर बाद शैलबाला बोली, तुमने कुछ खाया या खाली पेट ही सोने जा रहे हो? सौरभ ने ना में सर हिला दिया। शैलबाला ऊपर गई और अपनी किचन से कुछ खाना सौरभ के लिए ले आई। सौरभ खाना लेकर गेस्ट रूम में आ गया। आंटी सही कह रही थी, वहां एसी लगा हुआ था, इसलिए सौरभ को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी। पूरी रात वो अच्छे से सोया। सुबह होते ही सौरभ ने कमरे में झाड़ू भी लगा दिया, जिससे शैलबाला सौरभ से खुश और प्रभावित हो गई। सौरभ नहा धोकर तैयार हुआ और कॉलेज चला गया। जब वो शाम को लौटा तब तक उसका फैन भी ठीक चुका था, पर रात को शैलबाला उसके रूम पर आई और बोली, तुम चाहो तो पढ़ने के लिए मेरे गेस्ट रूम को यूज कर सकते हो सौरभ। सौरभ ने उनकी बात सुनकर कहा, आंटी बात तो अच्छी है, पर डबल किराया मैं कहां से दूंगा? मैंने किराया मांगा ही कब है? अपने बनकर रहने वालों से डबल किराया कोई लेता है भला, है कि नहीं? सौरभ ने तुरंत कहा, बस तो फिर।
पर हाँ, मेरी एक बात गौर से सुन लो, यहाँ कभी लड़की शराब आदि नहीं होना चाहिए। क्या मैं आपको ऐसा लगा? सौरभ ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा। तुम नहीं लगे। जवानी तो तुम पर है और कहना मेरा फर्ज था, है कि नहीं? सौरभ ने कहा। उसके बाद शैलबाला अपने कमरे में चली गई। सौरभ को वहां रहते हुए 6 महीने से ऊपर का समय हो गया, पर उसे एक बात बहुत अजीब लगी कि इन 6 महीनों में कभी भी कोई आंटी से मिलने जुलने नहीं आया और ना ही वो किसी से मिलने गई। लेकिन वहां रहते हुए सौरभ और शैलबाला की बॉन्डिंग अच्छी हो गई, जिसके फलस्वरूप अधिकतर उसे खाना नहीं बनाना पड़ता था। रहम दिल शैलबाला उसे बातों के बहानों से अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती रहती थी। अब कॉलेज में भी सौरभ अपरिचित नहीं रह गया था, धीरे धीरे उसके दोस्त भी बन गए, जिनमें एक लड़का जिसका नाम मोहित था, पर उसे लोग आयुर्वेद बुलाते थे क्योंकि उसके पिता एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। एक और लड़का जिसका नाम सुबोध था, पर उसे साइंटिफिक बुलाते थे क्योंकि उसकी माताजी साइंटिस्ट थी। और इनमें एक और भी था, साकेत, जिसको मेंटल बोलते थे क्योंकि उसकी हरकतें मेंटलों जैसी थी। एक दिन सौरभ बीमार था, इसलिए कॉलेज नहीं गया, तो शाम को तीनों दोस्त आयुर्वेदिक, साइंटिफिक और मेंटल उसका हाल चाल पूछने उसके घर आते हैं। उनके लिए दरवाजा आंटी खोलती है क्योंकि सौरभ तो बुखार में उठ भी नहीं सकता था। तीनों रूम पहुंच जाते हैं।